हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूपी पीसीएस प्री 2022 12 जून को निर्धारित है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है तो यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और यूपी स्पेशल से संबंधित जो ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो अलग है, ठीक है, कि ये वाला पक्षी विहार कहाँ है, ये वाला अभयारण्य कहाँ है। लेकिन करंट का भी एक अच्छा खासा वेटेज होता है जो यूपी स्पेशल होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये यूपी स्पेशल जो कि अभी दिसंबर 2021 तक का उसमें कंप्लीट कर रखे हैं हम, पहले से ही पूरा है। और उसमें यूपी स्पेशल जो ट्रेडिशनल हैं वो भी, उसका भी वीडियो कंप्लीट है, आप लोग वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिलहाल जो आज हम शुरू करेंगे ये जनवरी 2022 और फरवरी 2022 का करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने का करंट अफेयर 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। मार्च तक का करंट अफेयर कंप्लीट है, ठीक है। अप्रैल का है तो अप्रैल का भी वीडियो 2-3 वीडियो में वो भी कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल आज हम यूपी स्पेशल देखेंगे। तो ये जनवरी 2022 का करंट अफेयर है और सबसे पहले है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रखी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला। जैसा कि उत्तराखंड पीसीएस में पूछा भी गया था ये प्रश्न। तो ये कहाँ पे, ये भैया मेरठ में इसकी आधारशिला रखी गई है। तारीख याद रखना, यूपी से संबंधित है, जनवरी 2022 को। मेरठ के कहाँ, सरधना कस्बे के सलावा और कैली गाँव में, ठीक है। अनुमानित लागत क्या है वो नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी, ठीक है। आगे है, CCEA ने भारत के हरित ऊर्जा कॉरिडोर के दूसरे चरण के लिए दी कितना, 12,031 करोड़ रुपए की मंजूरी, ठीक है। तो आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति है, इसने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की आपूर्ति के लिए पारेषण परियोजनाओं की स्थापना के दूसरे चरण को 12,031 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। कितने की, याद रखना कितना पैसा दिया गया है, ठीक है। और बैजूस करंट अफेयर का PDF है, हम हमेशा से बताते चले आ रहे हैं कि बैजूस से ही पढ़िए, PDF बहुत अच्छी है। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जिसमें अच्छा खासा प्रश्न ना कवर हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं UPSC और PCS के लिए खासकर, अब बिहार PCS का जो एग्ज़ाम हुआ 67 जो कि रद्द भी हो गया, उसमें भी अच्छा खासा वेटेज रहा है करंट अफेयर का। वो बैजूस करंट अफेयर से ही उसमें बहुत सारे प्रश्न रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आगे है कि ट्रांसमिशन कॉरिडोर का दूसरा चरण गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, मतलब 7 राज्यों से राष्ट्रीय ग्रिड को 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का आपूर्ति करेगा। राज्यों का नाम याद रखना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे है, KVIC ने की अभिनव मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत। KVIC, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने, इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना, नाम याद रखना। 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के कहाँ से भैया, गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का शुभारंभ किया है। इसे KVIC ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोकेहरा में 15 लाख रुपए की लागत से डिजाइन किया था। यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई, याद रखना, 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद तक प्रसंस्कृत कर सकती है, इसकी क्षमता है, ठीक है। आगे है कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को मिला पहला पुरस्कार। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला पुरस्कार दिया गया। इसके बाद नंबर है राजस्थान और तमिलनाडु का, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो मिला है, पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया ये भी याद रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हो सकता है इसकी शुरुआत के बारे में बात हो जाए, है ना।
जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने 11 विभिन्न श्रेणियों में राज्यों, संगठनों आदि को 57 पुरस्कार दिए हैं। कितनी श्रेणी भैया? 11 विभिन्न श्रेणी है, 57 पुरस्कार है। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने किया नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित। वो कहाँ पे है जिले भाई? वो गांव कहाँ पे है? बहराइच जिले में। नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया गया बहराइच जिले में। ये कौन से गांव भाई? मिहिनपुरवा तहसील में भवानीपुर, टेढ़िया, ढाकिया और बिछिया, ये 4 गांव हैं। ये वनतांगिया गांव है, याद रखना। वनतांगिया गांव समुदाय में म्यांमार से औपनिवेशिक शासन के दौरान पेड़ लगाने के लिए लाए गए लोग इसमें शामिल हैं। वनतांगिया समुदाय कौन है? म्यांमार से औपनिवेशिक शासन के दौरान पेड़ लगाने के लिए लाए गए थे। ठीक। राजस्व गांव एक सीमांकित छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है, ये भी हमें याद रखना। ठीक। आगे है कि लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई कब? 11 जनवरी 2022 को। 1964 से लेकर 66 तक, 66 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने नारा भी दिया था जय जवान जय किसान का, ये भी याद रखना है। 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, मुगल सराय में। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई थी, जहां वे पाकिस्तानी राष्ट्रपति एम अयूब खान के साथ युद्ध विराम की घोषणा पर हस्ताक्षर करने और 1965 के युद्ध को समाप्त करने गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इसमें ध्यान रखना है। आगे है कथक नर्तक हैं पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। ठीक है, कब हुआ? 17 जनवरी 2022 को हुआ था भाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। बिरजू महाराज कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिनमें उनके 2 चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता और गुरु अच्छन महाराज भी शामिल हैं। उन्हें 1986 में पद्म विभूषण के सहित प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। और याद रखना कथक जो है ना उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में शुरू की 100 मेगावाट की सौर परियोजनाएं। किसने? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बांदा में भाई 50-50 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की है। संयंत्रों से सालाना 221.26 मिलियन यूनिट से अधिक उत्पादन की उम्मीद भी है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी है ना लिमिटेड ने और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ के बीच बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। कौन कौन है? TPREL और UPPCL, इन दोनों के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स कहलाएगी लखनऊ की IPL टीम। लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है, IPL की टीम है लखनऊ वाली। फ्रेंचाइजी को लखनऊ सुपर जायंट्स कहा जाएगा। RPSG ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ की RPSG ग्रुप की स्वामित्व वाली है। आधिकारिक IPL टीम ने जनता की राय लेने का फैसला किया और नाम 24 जनवरी 2022 को मालिक हैं इसके संजीव गोयनका द्वारा साझा किया गया। KL राहुल आगामी IPL में लखनऊ फ्रेंचाइजी की कमान संभालेंगे और 2022 से IPL में लखनऊ और अहमदाबाद की 2 नई टीमें खेलेंगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। CSIR और CDRI के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन के लिए विकसित की ओम RT-PCR किट। CSIR CDRI, ठीक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए ओम नामक एक स्वदेशी RT-PCR किट विकसित की है। ओमिक्रॉन संस्करण के लिए किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा जारी की गई यह पहली किट होगी। इसे 2 महीने के भीतर बनाया गया और इसकी कीमत लगभग 150 रुपया होगी। ठीक है, ये लगभग 2 घंटे में ही परीक्षण परिणाम दे देगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लखनऊ में शुरू हुई भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई भाई? तो लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई। इसमें सभी उन्नत उपकरण सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसे यह सेटअप स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले 2024 पैरालंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच
गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया। किसके सहयोग से? एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से। ठीक है, आगे देखते हैं। IAF की झांकी का हिस्सा बनी भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट। IAF की झांकी ठीक है, कि भारत की पहली महिला राइफल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। IAF की झांकी का हिस्सा बनने वाली केवल दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट हैं ये। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की रहने वाली हैं, याद रखना। 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ IAF की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला थी। कौन? भावना कंठ थी। इसकी थीम क्या थी? थीम थी भैया भारतीय वायुसेना भविष्य के लिए बदल रही है। ठीक है, तो ये रहा जनवरी का करंट अफेयर। ठीक है, अब हम इसी के साथ फरवरी का भी करंट अफेयर देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जनवरी का आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम फरवरी का भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम फरवरी का देखते हैं। उत्तर प्रदेश विशिष्ट करंट अफेयर्स है फरवरी 2022 का। ठीक है, 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल तक का। चलिए, तो फरवरी में उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य रामसर स्थल घोषित हुआ है। कब? फरवरी महीना में। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर समझौता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। रामसर समझौता आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। गुजरात में जामनगर के पास खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, जामनगर के पास है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य। इसके साथ ही भारत में राम स्थलों की कुल संख्या हो गई 49। प्रश्न है कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी में उत्तर प्रदेश का चयन हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 के सर्वश्रेष्ठ झांकी सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित हुई है। इसमें भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। और उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ झांकी थी भाई, याद रखना, को 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ रूप से चुना गया है। दूसरा स्थान उत्तराखंड का रहा है, नहीं, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और उसके बाद मेघालय का स्थान था। लोकप्रिय पसंद श्रेणी में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। तो लोकप्रिय श्रेणी में याद करना होगा तो महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। तो क्यों मनाया जाता है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारत की कोकिला कही जाती हैं सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं और भारत की भी पहली महिला राज्यपाल रही हैं ये। ठीक है, तो इनकी जयंती है। इन्हीं की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, जिन्हें तब संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। यूपी तब भी बोला जाता था, लेकिन यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला रही हैं। ये बात याद रखना, पहली महिला अध्यक्ष रही एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हुई सरोजिनी नायडू। ठीक है, IIT कानपुर ने फसलों की सुरक्षा के लिए विकसित किया है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने, पहली बात तो याद रखना किसने बनाया है, नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बेनॉइड मेटाबोलाइट विकसित किया है। इसका उपयोग रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है और किसानों को अपनी फसलों को बैक्टीरिया और फंगस संक्रमण से बचाने में मदद कर सकता है। जैव सूत्रीकरण गैर विषैले प्रकृति का है, पर्यावरण के अनुकूल है, याद रखना, आसानी से सड़ने योग्य है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद रखना, और पौधों को के रोग जनकों के विकास और विकास को दबाने में मदद भी करता है। तो ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना भाई स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, आगे है गीता प्रेस गोरखपुर के राधे श्याम खेमका पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित हुए। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष हैं, ये सनातन धर्म की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के संपादक रहे हैं। राधे श्याम खेमका नाम है इनका। ठीक है, इनको क्या मिला? पद्म विभूषण। खेमका जो है ना, वाराणसी की कई प्रसिद्ध संस्थाओं से जुड़े थे। राधे श्याम खेमका की पढ़ाई BHU से ही हुई थी।
यूपी के ही हैं। अप्रैल 2021 में केदारघाट स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 87 वर्ष के थे। राधेश्याम खेमका ने 40 वर्षों से गीता प्रेस में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए अनेक धार्मिक पत्रिकाओं का संपादन किया था। ठीक है, तो याद रखना इनकी मृत्यु भी हुई है। ठीक है, 2021 में। तो मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है राधेश्याम खेमका को, जो कि गीता प्रेस के गोरखपुर के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, 17 साल बाद केन बेतवा लिंक परियोजना होगी साकार। आम बजट 2022-23 में कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं हुई हैं। इसमें सबसे अहम फैसला जो हुआ कि भाई केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में, इसके लिए पैसा भी दिया गया 44,605 करोड़ रुपए। याद रखना पैसा। इस परियोजना से लंबे समय से सूखा झेल रहे बुंदेलखंड क्षेत्र को फायदा भी मिलेगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना जो स्टेटमेंट के रूप में आता है ना, कि केन का पानी बेतवा में छोड़ा जाएगा या बेतवा का पानी केन में छोड़ा जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना, किसका पानी किस में छोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश का पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निमाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा और दतिया के साथ उत्तर प्रदेश का बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले को शामिल किया गया है। ठीक है, ये 4 जिले यूपी के हैं। समझ गए। चलिए आगे है, वरिष्ठ साहित्यकार हैं डॉक्टर रंगनाथ मिश्र का निधन हो गया। लखनऊ के वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं ये। सत्य का करीब 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। रंगनाथ मिश्र सत्य नाम है इनका पूरा। डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण सम्मान से विभूषित हैं। वह अगीत विधा के जनक और विरले रचनाकार थे। वह साहित्यिक संस्था अगीत परिषद के संस्थापक भी थे। यूपी के हैं भी। आगे है, KGMU उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में शुरू कर रहा कैंसर मरीजों के लिए सहायता केंद्र। KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। KGMU लखनऊ प्रदेश के 12 जिलों में कैंसर मरीजों के लिए सहायता केंद्र शुरू कर रहा है। यह सुविधा KGMU का रेडियोथेरेपी विभाग शुरू करेगा। ठीक है, कौन? रेडियोथेरेपी विभाग शुरू कर रहा है। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे भाई? गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, कन्नौज, सैफई, प्रयागराज में केंद्र बन गए हैं अभी तक। ठीक है, 6 जिलों में बन गए हैं अभी, बाकी 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, गोंडा, बहराइच, प्रतापगढ़। इनमें सेंटर विकसित होने के लिए क्या हो रहा कि काम आगे चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सचिन नाथ सान्याल की पुण्यतिथि मनाई गई कब? 7 फरवरी को। 3 अप्रैल 1893 को काशी मतलब वाराणसी में इनका जन्म हुआ था सचिन नाथ सान्याल का। 20-23 के 2 दशकों में सचिन नाथ सान्याल ने वाराणसी को क्रांतिकारियों का सेंटर बना दिया। वे क्रांतिकारी आंदोलन के मुखिया भी थे और 2 बार काले पानी की सजा भी काट चुके थे। लेकिन देश को आज़ाद कराने का जज्बा कभी कम नहीं हुआ इनका। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होने के बाद HRA का गठन कब हुआ था? 1925 में। 9 अगस्त 1925 को काकोरी से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को रोका गया और सरकारी खजाना लूट लिया गया। इसके बाद लखनऊ में काकोरी षड्यंत्र का केस चला और सान्याल को क्या किया गया? आजीवन काले पानी की सजा दी गई। तो काशी के रहने वाले भैया, ये भी याद रखना। आगे, निधिपति सिंघानिया बने यूपी क्रिकेट परिषद एसोसिएशन के अध्यक्ष। निधिपति सिंघानिया यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में निधिपति सिंघानिया निर्वाचित हुए। वहीं सचिव पद पर प्रदीप गुप्ता निर्वाचित हुए। सचिव कौन बने? प्रदीप गुप्ता। और अध्यक्ष बने निधिपति सिंघानिया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का इतिहास में पहली बार चुनाव हुआ है। वहीं इस चुनाव में किसी भी पद के लिए किसी दूसरे दावेदार ने नामांकन नहीं भरा था, जिसके चलते सभी उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। तो निर्विरोध भी चुने गए हैं ये लोग। ठीक है, आगे लखनऊ विश्वविद्यालय में बना फैमिली कोर्ट। लखनऊ विश्वविद्यालय वैवाहिक मामलों के विवाद शीघ्र निपटारे भी करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय के विधि संकाय में एक केंद्र की स्थापना हुई है। 2 साल से कोविड-19 के कारण वैवाहिक मामलों के विवादों में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई है और सामान्य न्यायालय इस तरह के मामलों को निपटाने में विफल रहा है। इसीलिए क्या किया गया? इसलिए भैया उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रदेश में इस प्रकार के 189 कोर्ट कार्य कर रहे हैं, जिसमें भी लगभग 10,000 से ज़्यादा मामले लंबित पड़े हैं। ओके, आगे है IIT BHU
और निगाता विश्वविद्यालय जापान के बीच समझौता हुआ। IIT BHU और निगाता विश्वविद्यालय कहाँ का? जापान का। इन दोनों के बीच समझौता किस बात को लेकर हुआ कि निगाता और BHU IIT के बीच शिक्षा संयुक्त अनुसंधान व्याख्यान और संगोष्ठियों के आयोजन, छात्रों और संकाय सदस्यों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। दोनों संस्थानों के छात्र एक दूसरे के यहाँ जाकर शिक्षा और शोध के क्षेत्र में साथ साथ मिलकर काम कर सकेंगे। इसके लिए दोनों संस्थानों ने आपस में समझौता भी किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। सौभाग्य योजना यूपी स्पेशल है भाई, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूपी PCS एग्जाम भी है 12 जून को। ठीक है, सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आया। सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर। माननीय प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2017 को, 25 सितंबर को याद रखना, 2017 को देश के हर गांव हर जिले को कवर करने वाले सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया था। कब किया भैया? 25 सितंबर 2017 को। इसके तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से सर्वाधिक 1,23,682 घरों को विद्युतीकरण किया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है और फिर आता है उत्तर प्रदेश का नंबर। तो राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, फिर आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना। और उत्तर प्रदेश में याद रखना 53,234 घरों को शामिल किया गया इसमें। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का 71वां स्थापना दिवस, देखो भैया लखनऊ में है ये। ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान 71वां 71 अमेंडमेंट वो स्थापना दिवस मनाया गया इसका। 16 फरवरी 2022 को मनाया गया है, याद रखना है। उत्पादन को बढ़ाने नई प्रजातियों के निर्माण के लिए 16 फरवरी 1952 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ लखनऊ में बना है। भारत का पहला ग्रीन बूथ कहाँ बना भैया? तो आपको पता होना चाहिए, लखनऊ में बना हुआ है। 23 फरवरी 2022 को संपन्न हुई उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण के मतदान में लखनऊ के AP सेन, नाम याद रखना, AP सेन PG कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया है। लोगों को पर्यावरण के प्रति बेहतर संदेश देने के लिए इस ग्रीन बूथ को बनाया गया है। इस बूथ की विशेषता है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन। यहाँ पूरी व्यवस्था का संचालन वैकल्पिक ऊर्जा से किया गया है। इस बूथ में मतदाताओं को लोकतंत्र के उत्सव की बेहतर अनुभूति के लिए सुंदर हैंडमेड सजावट जैसे रंगोली और पानी के लिए मटकों की व्यवस्था की गई। ठीक है, आगे है अभिज्ञान प्रकाश की पुस्तक है। पुस्तक का नाम है फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस का विमोचन हुआ है। अभिज्ञान प्रकाश की किताब है, किताब का नाम है फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस का विमोचन हुआ। उत्तर प्रदेश और राजनीति की नब्ज को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं अभिज्ञान प्रकाश की पुस्तक है फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस का विमोचन यंग इंडियंस की ओर से किया गया। अभिज्ञान प्रकाश की पुस्तक उत्तर प्रदेश के पिछड़ने की सूरत और कारणों के साथ समय समय पर हुए बदलाव को दर्शाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कायाकल्प अवार्ड में जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर अव्वल रहा है। कायाकल्प अवार्ड में जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर अव्वल रहा। यूपी में है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर बिहार में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कायाकल्प अवार्ड स्कीम के तहत जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर ने पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर ललितपुर, तीसरे पर मेरठ का नंबर आता है। तो पहला मुजफ्फरनगर, दूसरा ललितपुर और तीसरा मेरठ है। ठीक है, कायाकल्प अवार्ड में जिला महिला चिकित्सालय पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेशमा पटेल ने वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई। क्या नाम है? रेशमा पटेल नाम है, प्रयागराज की रहने वाली है भाई ये। ठीक है, क्वालिफाई की अंडर 20 महिला वर्ग के लिए वह भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ग में वह पूरे देश से इकलौती महिला खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम में कुल 11 एथलीट शामिल हैं। 4 से 5 मार्च को ओमान के मस्कट में होने वाली इस विश्व चैंपियनशिप में रेशमा पटेल के पास पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित करने का मौका होगा। 3 नेशनल रिकॉर्ड बना चुकी हैं ये, याद रखना। रेशमा पटेल प्रयागराज के छोटे से गांव तीली का पूरा सोराव की रहने वाली हैं। ठीक है, तो गांव का भी नाम है ये, प्रयागराज की हैं। मेन बात ये है। डॉक्टर नीरजा माधव हैं को डॉक्टर हेडगेवार सम्मान मिला। डॉक्टर नीरजा माधव को डॉक्टर हेडगेवार सम्मान मिला।
पूर्वी भारत की 104 साल पुरानी साहित्यिक सामाजिक संस्था बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय कोलकाता की ओर से किसने बांटा? किस साहित्यिक सामाजिक संस्था है बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय कोलकाता की ओर से 32वां डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान काशी की डॉक्टर नीरजा माधव को दिया जाएगा। कहाँ की है? काशी की। ललित निबंधकार के रूप में डॉक्टर नीरजा माधव के प्रभावी लेखन के लिए पुस्तकालय की चयन समिति ने यह निर्णय किया है। उन्हें सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपये अनुमान पत्र दिया जाएगा। इस सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई भैया 90 में, याद रखना। और पहला सम्मान नागपुर के संस्कृत के विद्वान रहे डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर को दिया गया था। ठीक है, ये बात याद रखना, पहला किसको दिया गया था। ओके, आगे देखते लेते। और ये लास्ट होगा। सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? सिडबी ने। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में ध्यान रखना, महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया। इसमें महिलाएं फिश स्केल्स से आभूषण और शोपीस बनाएंगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ भी प्रदान करेगा। अब सिडबी की स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखना, तो 2 अप्रैल 1990 को हुई थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, तो इसी के साथ ये फरवरी का भी करंट अफेयर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और जो प्रश्न पूछा गया ना उसका जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी अगली वीडियो जो होगी वो मार्च और अप्रैल को लेकर रहेगी, दोनों महीने का उसमें कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे जो कि नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ उसमें रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। और वीडियो फिर से बता दे रहे हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले जो भी पेपर हुए हैं उनसे अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है एग्ज़ाम में। करंट अफेयर के प्रश्न कोई भी नहीं इधर उधर होंगे आपसे, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। इसकी PDF भी हम आपको दे देंगे, आप लोग उस PDF को पढ़ जाइए अच्छे से। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।